सब लोग आ जाओ। सब लोग आ जाओ डीसीटी वन पे। डीसीटी वन में जल्दी आ जाओ जल्दी। कहाँ घूम रहे हो, जल्दी आओ। आ गए। सबसे पहला पावर का कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, 11 पे आ जाएंगे। 11 का क्या आ रहा है? बॉम्बे चेन्नई नहीं आ रहा क्या? देखो, पावर का फॉर्मूला क्या है? भाई फर्जी सा फॉर्मूला। पीआरएमएस। पावर का फॉर्मूला क्या होगा? पीआरएमएस आईआरएमएस कॉस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई इज फेज बिटवीन पी एंड आई। जरा ध्यान दो। पीआरएमएस कितना होगा? 200√2 डिवाइड बाय √2। आईआरएमएस होगा 2/√2। कॉस डेल्टा फाई। ध्यान दो, आई का ग्राफ कैसा है? ओमेगा टी की लाइन ये होती है, आई उससे 45 डिग्री ऊपर है, ये आई है। और वोल्टेज कितना ऊपर है? 15 डिग्री ऊपर है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बचा? 30 डिग्री। कॉस 30 कितना होता है? 3/2। √2 से √2 उड़ाया, 2 से 2 उड़ाया, 200√3/√2। √2 से ये उड़ाया तो 100√2, तो 100√2 इंटू √3 100√6 वॉट आ तो गई। क्या दिक्कत है? बॉम्बे आ गया। पावर फैक्टर √3/2। बॉम्बे चेन्नई। इसके बाद 14th बॉम्बे, ये तो फॉर्मूला ही दे दिया। 15th आगरा। 16 करा दिया था। 17 what is the RMS value of an alternating current which when passed through a resistor produces heat which is thrice that produced by a current 2 ampere in the same resistor in the same time interval? हाँ ध्यान दो, बहुत बढ़िया। जैसे उन्होंने बोला what is the RMS value alternating current which when passed through resistor produce heat which is thrice that produced by current of 2 ampere। 2 एम्पियर करंट अगर किसी रजिस्टर से जा रहा है तो हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है बताओ? तो आई स्क्वायर आर, और पता नहीं कितने टाइम में, तो मैंने क्या मान लिया? टी टाइम मान लो। इसका 3 गुना प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो आई आर एम एस कितना होना चाहिए? तो आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ऐसा कर दूं? टी से टी कट गया, आर से आर कट गया, 4 इंटू 3 12। 12 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 2√3 आएगा आई आर एम एस। कौन सा ऑप्शन है ये? 18th नहीं आएगा ये तो। 25 मिलीवॉट सही है। 19 हो गया था। 20 a sinusoidal AC current flows through a resistor, peak current IP, then power dissipated is। पीक करंट कितना है? इतना। तो ध्यान देना, एक रजिस्टर है, उससे करंट कितना जा रहा है? कुछ जा रहा होगा करंट आई। अच्छा, रजिस्टर में दो फॉर्मूले आते हैं। जैसे रजिस्टर में करंट आई जा रहा है आर के लिए, एक तो पावर का फॉर्मूला यही है, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज लिखो। पावर का फॉर्मूला आएगा वी आर एम एस आई आर एम एस, और कॉस फाई रजिस्टर के लिए कितना होता है? कॉस 0 1 होता है, क्योंकि उसके लिए पावर फैक्टर 1 होता है। तो या तो इसको पावर को रजिस्टर के लिए ऐसा लिखो, पी आर एम एस आई आर एम एस, सही है? यही होता है ना? या तो ऐसा लिखो, या फिर इसको वी को आई आर लिख दूं, तो आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर लिख दो, एक ही बात है। समझ में आ रहा? दोनों वी इक्वल टू आई आर होता है ना। तो कोई सा भी लगा लो, तुम्हारी जो इच्छा है। उन्होंने बोला पीक करंट कितना जा रहा है? आईपी, तो आरएमएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आईपी बाय 2 का होल स्क्वायर। तो रजिस्टर कितना है? आर। ये आईपी स्क्वायर आर बाय 2 आना चाहिए। बॉम्बे आएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है? पाई वाई एंगल नहीं आएंगे, क्योंकि पावर फैक्टर कितना होता है रजिस्टर के लिए? 1 होता है। 20 का बॉम्बे आएगा। आ गया? 21 the potential difference V and current I flow through instrument by this I is this power dissipated
एक साइन है एक कॉस है, जीरो हो जाएगा। साइन है कॉस है, ध्यान दो, साइन कॉस है, डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगी, कॉस 90 23 आ रहा है ना ये तो। अरे सिंपल एक ही फॉर्मूला लगा रहे बार बार। चेन्नई 24, पावर डिसिपेटेड 30 वोल्ट, एक एसी सप्लाई है एक रजिस्टर के अक्रॉस, रजिस्टर कितना है 10 ओम, उसके अक्रॉस कितना एसी सप्लाई है T1 दिया 30 वोल्ट। अच्छा वैसे 30 वोल्ट आरएमएस वैल्यू दी हुई है, सही है, कितनी है 30 वोल्ट आरएमएस। तो पावर का फॉर्मूला क्या आता है, या तो वी आर एम एस आई आर एम एस बोलूं, सही है ना, वी आर एम एस आई आर एम एस। देखो तीन फॉर्मूले बना रहा हूं रजिस्टर के लिए पावर के, एक और बना देता हूं। या तो पावर वी आई होती है, पावर वी आई रजिस्टर पे, या फिर आई स्क्वायर आर, या वी स्क्वायर बाय आर लिख दूं तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि वी क्या होता है आई आर, आई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर, तीनों एक ही चीज तो थी, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था हमने। पी आर एम एस का होल स्क्वायर कितना है 900, और रेजिस्टेंस कितना है 10, 90 आ रही है यार ये तो, नहीं है क्या ऑप्शन बॉम्बे, नहीं जला। अरे ऐसे नहीं करना, जिसको ऐसे नहीं करना वो ये समझ लो, 30 पूरा का पूरा 30 ड्रॉप इस पे होगा कि नहीं होगा, अगर 30 ड्रॉप होगा तो करंट कितना होगा 3। ध्यान देना, अगर वोल्टेज आरएमएस लिया है तो करंट भी जो निकलेगा वो कौन सा होगा आरएमएस ही निकलेगा, वोल्टेज पीक लोगे तो करंट भी कौन सा निकलेगा पीक। पावर का फॉर्मूला लगा लो, लो वी आर एम एस आई आर एम एस लगा लो, वी आर एम एस 30, आई आर एम एस 3, 90 आ गया। ये वाला लगा दो, आई का स्क्वायर 9 इंटू आर कितना है 10, तो भी 90 आएगा। कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा लो, तीनों एक ही चीज है। 24 के बाद 25, लैम्प कंज्यूम्स ओनली 50% ऑफ पीक पावर, फेज डिफरेंस, हाँ तो ठीक है। देखो ये तो एवरेज पावर है, अगर पीक पावर जैसा कुछ होता तो ऐसा होता पक्का, पावर इक्वल टू पी आई, यही होता वी पीक और आई पीक। लेकिन लैंप ने एक्चुअली इसका 50% कंज्यूम किया है, क्योंकि फॉर्मूला तो ये होता है, सही है, इसका 50% यानी 1/2, और वीपी क्या होता है पी आर एम एस इंटू √2, आई आर एम एस इंटू √2 इंटू 1/2 इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस डेल्टा फाई, ऐसा कहना चाह रहे हैं शायद वो, सब कट जाएगा। लैम्प कंज्यूम्स पावर, पीक पावर क्या है दे रखा है उन्होंने, प्रोडक्ट ऑफ वी मैक्सिमम आई मैक्सिमम का 50% ही कंज्यूम कर रहा है, 50% यानी 1/2। पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर का फॉर्मूला हो गया, ये पीक पावर हो गई, उन्होंने डिफाइन किया देख लो ब्रैकेट में, पीक पावर क्या है प्रोडक्ट ऑफ पी पीक, पी मैक्स मतलब क्या होता है पी पीक, ये क्या है आई मैक्स मतलब आई पीक, तो पी मैक्स आई मैक्स का 50% की पावर आई है, और पावर होता क्या है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस डेल्टा फाई। अच्छा पी आर एम एस क्या होता है पी मैक्स बाय 2, आई मैक्स बाय √2 मिलके ये काट गए, इसको ये काट, कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू 1 आ रही है, डेल्टा फाई तो 0 आ रहा है, तो इनको वी मैक्स नहीं देना चाहिए था, क्या देना चाहिए था, तो यहाँ पे वी आर एम एस और आई आर एम एस देना चाहिए था। अगर वी आर एम एस और आई आर एम एस देते तो ये कट जाता, ध्यान देना, उन्होंने ये देते तो डेल्टा फाई 0 आता। पीक पावर उनको डिफाइन करना था वी मैक्स, और वी मैक्स डिफाइन करना था वी आर एम एस, यानी V/√2 I/√2 वी आर एम एस 50% यानी हाफ वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये कट जाते,
कॉस 60 की वैल्यू हो जाती, पाई/3 आ जाता 5 डेल्टा 5। यानी जो उन्होंने वी मैक्स और आई मैक्स डिफाइन किए गए हैं वो पीक वैल्यूज नहीं है। अगर पीक वैल्यूज होते तो डेल्टा 5 कितना आता निकल के। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में करेक्ट करने की जगह ऑप्शन में करेक्शन कर लो। ऑप्शन में मेंशन कर लो cos 5 की वैल्यू 1 कब आती है, जब फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। 0 डिग्री एक और ऑप्शन बना लो 0 और उस पर टिक कर लो, क्योंकि वी मैक्स और आई मैक्स पूरे चैप्टर में पीक वैल्यू को ही बता रहे हैं। 26 क्या था, 27। An electric bulb is designed to operate at 12 volt DC. The bulb is connected to AC source. Gives normal brightness. हाँ तो ठीक है ना, एक बल्ब है, सब लोग ध्यान दें, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक बल्ब है जो 12 वोल्ट डीसी के लिए डिजाइन किया गया है। तब अगर तुम नॉर्मल बैटरी लोगे ना डायरेक्ट करंट वाली, तो 12 वोल्ट लगेगी, तब वो बढ़िया ब्राइटनेस देगा। अब वो बोल रहे हैं उसको कनेक्ट कर दिया एसी वाली बैटरी से और वो नॉर्मली ब्राइटनेस दे रहा है। मतलब एसी वाली बैटरी कनेक्ट करने के बाद उस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है, 12। तब जो बल्ब था उसको तुमने पता नहीं कितने वोल्ट की एसी बैटरी से कनेक्ट किया, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और तब भी ये नॉर्मल ब्राइटनेस दे रहा है। मतलब तब भी इस पे वोल्टेज ड्रॉप कितना आया होगा, 12। यानी वी नॉट बाय √2 किसके बराबर होना चाहिए, 12। तो वी नॉट कितना है, 12√2 आना चाहिए। आंसर क्या है, 12√2। 25 कैसे, IRMS को लिख सकते हैं। हाँ नहीं आ रहा ना, देखो, चलो देखो। हाँ उन्होंने बोला पीक पावर, लैंप ने कितनी पावर कंज्यूम की है, पीक पावर की 50%। पीक पावर क्या होगी बताओ, पी मैक्स आई मैक्स इसका 50%, ये होनी चाहिए इक्वल टू इतनी। ये पावर बताया हमें, पावर कितनी होनी चाहिए, वैसे फॉर्मूला क्या है, VRMS। कैसे लिखते हैं VRMS, IRMS। तो देखना कट गया, ने इसको काट दिया, कॉस डेल्टा 5 1 आ रहा है, डेल्टा 5 कितना है, ने एक 1/2 छोड़ दिया। चलो 28 क्या था, क्या आ रहा है। अच्छा इंस्टेंटेनियस पावर समझ में आ गया, क्या होगी इंस्टेंटेनियस पावर, मैं बता देता हूँ। वैसे हमेशा वो एवरेज पावर पूछेंगे, लेकिन मैंने बोला था क्या पता कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें इंस्टेंटेनियस पूछ, क्या आ गया लो। करंट कितना दिया है, 2 9 50 पाई, और वोल्टेज दिया है 10/t, ये दिया है। वैसे पावर क्या होती है, पावर होती है इन दोनों का प्रोडक्ट। वो तो हमने बाद में प्रोडक्ट करने के बाद एवरेज लिया था, तो हमारा एक फॉर्मूला बन गया था। वैसे इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, वी और आई का प्रोडक्ट, कब निकालना है, इक्वल टू 2/3, इसमें 2/3 छापना हो गया ये 2 sin 500 π/3। 500 π/3 को कन्वर्ट करो जरा। अच्छा 501 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, हाँ है ना, कितना होता है 501 को 3, हाँ भाई 167। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसा कर देता हूँ, 500+1 - 1 ऐसा कर दूं अंदर, सेम ही चीज लिखी हुई है, तो अपने अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। तो ऐसा लिख सकता हूँ 2 sin 501/3 कितना हो गया, 167 पाई माइनस π/3, ये जिला
अब तो मैं कर सकता हूं, ऑड पाई लिखा है क्या ये, ऑड पाई प्लस थीटा या ऑड पाई माइनस थीटा कितना होता है साइन में, ये पाई होता है, पाई है, ये 2 पाई है, ये फिर से कितना हो गया 3 पाई, पाई 3 पाई, इसमें थीटा माइनस करो तो पॉजिटिव का आएगा, पक्का समझ में आ रहा है, साइन थीटा ही आएगा कि कॉस थीटा आएगा, तो साइन ऑड पाई प्लस थीटा या साइन ऑड पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, प्लस प्लस माइनस का डिफरेंस तो समझ में आ रहा है, साइन से ऑड पाई है, ये पाई 1 पाई है ना, या फिर ये वाला ऑड ले लो, ऑड पाई में थीटा घटाऊंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, थीटा बढ़ाऊंगा तो मतलब 3 पाई प्लस थीटा नेगेटिव आएगा और 3 पाई माइनस थीटा पॉजिटिव आएगा, तो ये माइनस हुआ है तो पॉजिटिव आएगा, तो आंसर आएगा 2 180 बाय साइन 60 कितना होता है, तो ये तो √3 वैल्यू आई किसकी, करंट की, जरा वोल्टेज की छापना इतने टाइम पे, ये भी वही बन जाएगा, कितना बनेगा 500 पाई बाय प्लस पाई बाय 3, ये कितना हो, ये तो अपने आप ही 160 501 पाई बाय 3 बन गया, कितना हो गया 167 पाई 167 पाई बन गया, और साइन के अंदर ऑड पाई इवन पाई सब मिलके क्या देते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर होती है, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आता, एग्जैक्ट क्या आएगा जीरो आएगा, इंस्टेंटेनियस पावर जीरो आएगी, क्योंकि मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का प्रोडक्ट कर रहा हूं ना, चला एवरेज तो निकाल देंगे, कैसे निकालते हैं, VRMS IRMS cos फाई एंगल इनके बीच का 180 बाय 3 cos 60, 5 आ रही है क्या, एवरेज 5 आएगी, हाँ के बाद कौन सा आ रहा है 29, बोलो 5√17 बाई 2√2, PRMS निकाल लेंगे 5 बाई √2, IRMS कैसे निकाल लेंगे पता है, अंडर रूट के अंदर 3 बाई √2 का स्क्वायर प्लस 4 बाई √2 का स्क्वायर, नहीं चला, और इनके बीच का एंगल भी लिखना पड़ेगा, एक मिनट गड़बड़ है मामला, गड़बड़ है, अलग क्वेश्चन है, T है 5 साइन ओमेगा टी, और I कितना है बोलो, प्लस साइन, ये है ना, अब ध्यान दो, किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा हो PRMS और IRMS हम ऐसे निकाल सकते हैं, हाँ ये तो इसकी RMS वैल्यू ये खुद ही है, तो 9 प्लस ये 2√2 का स्क्वायर कितना होता है, ये कितना हो गया √13, कॉस फेज डिफरेंस 60 डिग्री का है, तो अगर किसी के मन में ये आ रहा है तो ये सही नहीं है, क्यों सही नहीं है मैं बता देता हूँ, कारण है, पता नहीं तुम लोगों को क्यों नहीं दिख रहा, अरे सिर्फ ये होता तो करना सही था, VRMS IRMS cos फाई, इसके और इसके बीच में 5 पाई बाय 3 का डिफरेंस थोड़ी है, ये पता नहीं क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 3 का, इसको क्यों इग्नोर कर दिया भाई फेज डिफरेंस लेते, अभी भी तुम फेज डिफरेंस कितने लेते 60, और अभी भी तुम फेज डिफरेंस कितना ले रहे हो 60, क्या पता 3 कहाँ होता है, कि हमें थोड़ी पता है 3 कितना होता है कैसे होता है,
एक काम करो, अगर ये सही है तो अपने आप सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अपने आप, मतलब जादू थोड़ी हो जाएगा। मतलब ये अगर सही है 5√17/2√2, तो मैं करता जाऊंगा सही सॉल्व है, करता क्या जाऊंगा ये तो पता होना चाहिए। मैंने प्रूफ कैसे किया था ये एवरेज पावर का फॉर्मूला, बोलो। पी और आई का प्रोडक्ट किया था, जरा प्रोडक्ट करना है इन दोनों का, तो इंस्टेंटेनियस पावर कितनी आ जाएगी, नहीं आई थी 5 का इसमें करते तो 15 sin ω t, 5 का इसमें करते तो 20 sin ω t, sin ω t प्लस, सही है, ये हो गया 15 sin ω t। ये कितना हो जाएगा, कुछ अच्छा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये 10 कॉमन आ गया, 2 sin ω t, साइन ये किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, मिल गया। देख लो, चेक कर लो, देख लेते हैं। हाँ उसमें साइन और कॉस दोनों आते हैं, ऐसा करके देखें, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा, ये बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, बीच में एक माइनस ले लूं, एक काम करते हैं इसको आगे रख देते हैं, इसको पीछे रख देते हैं और माइनस लगा देते हैं, सही है, कॉस ए माइनस बी -π/3 माइनस कॉस ए प्लस बी, जोड़ दो ω t प्लस π, ये आइडेंटिटी तुमने खुद सोच कौन सी लगी। तो अब ये लिखा है 15 sin ω t, और ये कॉस 180/3, ये कितना होता है 60, कॉस के अंदर -60 भी क्या होता है 1/2 होता है, 10/2 प्लस 5 -10 cos ω t प्लस π। अभी तक इंस्टेंटेनियस पावर ही चल रही है ये, बस मैं तो आइडेंटिटी लगाया था। अब एवरेज लेना है तो क्या करेंगे, सबका इंडिविजुअली एवरेज ले सकते हैं। एवरेज की सबसे अच्छी खास बात यही है, एवरेज कितना आता, कितना आता, नहीं आता आंसर, तो तुमने जो निकाला है वो क्या है, हाँ इस अल्टरनेटिंग करंट में खास बात क्या है, बिल्कुल ये एडवांस में पूछा जा सकता है। मतलब डीसीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम्हें लगेंगे अरे यार ये तो मेंस वाले लग रहे हैं, नहीं एडवांस वाले ही है। अल्टरनेटिंग में बहुत तगड़ा क्वेश्चंस नहीं यही बनते हैं ऐसे ट्रिकी टाइप। तो ये तो खुद ही फील आना चाहिए था कि ये तो क्या बात है, मतलब 3 नहीं होता तब भी हम फेज डिफरेंस लिख देते, 3 है तब भी फेज डिफरेंस लिख दिया। चिला को लिख लेना, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखो करंट में थोड़ा बहुत छेड़छानी की, पावर वावर सब चेंज हो गया, अभी चेंज किया। एक 28 एक अच्छा सवाल है, 28 को टिक कर 30 हो गया, 31 बाकी ईसीडी 2 दी थी ना, हाँ ईसीडी 2 दे तो दी थी मैंने। एक छोटी सी चीज बतानी है फिर डीसीडी, बस एक छोटा सा लॉजिक है, ये पूरा टाइम कंफ्यूजन क्रिएट करता है पूरे चैप्टर में। जब मैं पढ़ रहा था तब भी बहुत कंफ्यूज था, कब ये आरएमएस वैल्यू दी है और कब पीक दी है ये समझ नहीं आता। मैं बता देता हूँ, मेरे लिए सिंपलीफाई कर देता सिंपलीफाई कर देता हूँ। ऐसे तो ये खुद ही डिकोड करना था चैप्टर में, लेकिन फिर भी कैसे
जब तक पीक ना बोला जाए, जब तक ये ना बोला जाए कि एक जैसे रजिस्टर है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसके अक्रॉस पीक वोल्टेज इतना है, पीक वोल्टेज बोल दिया तुम्हें 40 वोल्ट, तो कॉमन सेंस है वो 40 पीक ही है। बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला की हाँ, अगर उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोला एक रजिस्टर है, उसको कनेक्ट किया गया एक सोर्स से और साइन वाला फंक्शन लिख दिया, जैसे 20 साइन, ऐसे एक्सप्रेशन ही लिख दिया, तो ये वैल्यू क्या होगी, ठीक होगी। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा लिख दिया, जैसे देखो क्वेश्चन दिख जाएगा तुम्हें, बहुत सारे दिखेंगे ऐसे, ये कंफ्यूज बहुत होगी। जैसे मुझे बताओ कि हमारा DCT 2 में, कल हमने शायद इसमें गलत निकाल दिया, DCT 2 में छठवां क्वेश्चन जो है इसमें सिर्फ इतना लिखा है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ध्यान देना सिर्फ इतना लिखा है। पीक लिखा है क्या, नहीं लिखा। क्या साइनसोडल फंक्शन बना के दिया है क्या, नहीं, हमें बनाना है। तो ये 200 वोल्ट आरएमएस होगा, कौन सा होगा, आरएमएस। अब देखना, अब मैच कर, 200 वोल्ट क्या है, आरएमएस होगा। क्यों, कारण फिर से, ये 200 वोल्ट उनने लिखा कैसे होगा, किसी इंस्ट्रूमेंट से रीड करने के बाद ही तो लिखा होगा, तो पक्का 200 √2 रहा होगा, तभी तो इंस्ट्रूमेंट ने कितना रूट रीड किया होगा, 200। यानी अगर ऐसा दिया है तो ये आरएमएस वैल्यू है। ये जल रहा है मैं क्या कह रहा हूं, यानी अगर तुम एक्सप्रेशन बनाते इसका तो ऐसा बनता 200 √2 साइन 2 पाई एफ, यानी 100 पाई टी, कुछ ऐसा बनता। पक्का चल रहा है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ वाला, एक 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, उसको से कनेक्ट किया गया, 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा दो बैटरी से, पीक करंट टू द सर्किट, इस सर्किट से पीक करंट कितना जाएगा, बोलो, पीक करंट आएगा, वोल्टेज, ये पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे लिखते हैं कैपेसिटर की, 1 अपॉन, बोलो, ओमेगा सी, ओमेगा कितना है 100 पाई, सी कितना है 10 × 10⁻⁻⁻⁰, 1000/पाई, सही है, 1000/पाई, पाई कहाँ चला जाएगा ऊपर, 200 से गया 1000, कितना आया 5, ठीक है, 200 से गया 1005, तो ये कितना होता है, पाई भी रहेगा एक, ध्यान देना कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना, सही है ना, 200 √2, 200 √2 बाय 1/ओमेगा, ओमेगा कितना है पाई एफ, 100 पाई, ये कितना है 10 की पावर, ये एक 10 क्यों एक्स्ट्रा है, अच्छा 10 माइक्रोफेरेड, 10 की पावर 3, 10 की पावर -3, ऊपर जाके 1000, 1000/पाई, सही है, बिल्कुल सही है, √2 पाई/5, कितना होता है ये, कैसे बॉम्बे, 1.4 को डिवाइड किया, अच्छा 5 से कितना आता है, हाँ, जब पाई की वैल्यू पुट कर दी, करना जरा आ रहा है ना, 0.14 को 5 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, ये लगभग 0.6 होता है, और वो रूट, हाँ तो बॉम्बे आएगा। तो हाँ ध्यान देना, अगर तो तीन चीजें, अगर उन्होंने पीक मेंशन कर दिया तो पीक ही होगा, आरएमएस लिख दिया कि 20 वोल्ट है तो फिर वो आरएमएस ही होगा, तो कंफ्यूजन होती नहीं है। अगर फंक्शन लिख दिया तो दुनिया को पता है कि साइन के आगे जो चीज लिखी हुई है वो कौन सी होती है, पीक होती है। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ इतना लिख दिया 200 वोल्ट और 40 हर्ट्ज, तो ये रीड करने के बाद ही तो बताई होगी कि ये 200 वोल्ट है, और रीड कौन क्या वैल्यू करता है, आरएमएस, यानी ये आरएमएस कौन सी वैल्यू होगी,
चलो पहले का नहीं कैसे आ रहा है, समझ में आ गया तुमको क्वेश्चन? अभी मुझे भी समझा दो, बात कर लो। आ गया मुझे भी। सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। एक तो इंडक्टेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टर ऑफ जीरो रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टेंस क्या होता है, एल होता है। तुम समझाना, रुको अभी कितनी तगड़ी अंग्रेजी लिखी। सेकंड, फर्स्ट हटाओ, पे आओ, सेकंड लिखी है तुम लोगों ने। थर्ड, अच्छा ये 220 वोल्ट लिखा है, ये कौन सा है, एसी या वो पीक या आरएमएस? देखो रिएक्टेंस ऑफ कॉइल व्हेन यूज्ड इन डोमेस्टिक पावर सप्लाई द 100 ओम, द इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज, मेगा एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए ना। मेगा कितना है, पाई। एफ कितना है, एल आ जाएगा क्या इससे? किसे निकाला क्या तुम लोगों ने? अगर इससे निकाला तो सही निकाला। हट हो गया। फोर्थ, डेली डेली डेली, कैपेसिटर और इंडक्टर कोई भी एनर्जी का लॉस या एनर्जी स्टोर नहीं करते हैं। हाँ, इसीलिए उनका नाम तुम्हें शायद नाम थोड़ा समझ में आया हो, रिएक्टेंस क्यों बोलते हैं। मतलब कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को या इंडक्टर के रेजिस्टेंस को, दोनों को ही क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। एक को एक्सएल से डिनोट करते हैं, एक को एक्ससी से डिनोट करते हैं। कल बताया था ये सब। तो रिएक्टेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं एनर्जी को लेके, एनर्जी ले रहे हैं वापस दे दे रहे हैं, ओवरऑल एनर्जी स्टोर नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया। पांचवा बोलो। बॉम्बे है, फर्जी है। रजिस्टर सर्किट में ना लैग होता ना लीड होता, सब फेज में ही होते हैं। छठवा तो निकाल ही लिया, बॉम्बे था ना छठवे का, क्या था छठवे का, सातवा। हाँ सातवा कर, आ जाओ जरा। क्या दिया नहीं था क्या? हाँ तो अभी दिया नहीं होगा, क्यों? हाँ पूरी डीसीटी बोली थी क्या? बाद में बोल दी होगी पूरी डीसीटी। आज रुक जाओ, सातवां अभी हो जाएगा, आज हो जाएगा। ये पूरा नहीं पढ़ाया। आठवां, एक्स सी क्या होता है, 1 अपॉन मेगा सी। एक्स सी का ग्राफ किसके साथ बनाना है, एक्स सी कितना होता है रिएक्टेंस, 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ सी। मतलब इसका और इसका ग्राफ बनाना है तो 1 अपॉन एक्स टाइप का ग्राफ बनेगा। आगरा नहीं हो सकता, बॉम्बे नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर चेन्नई है इसका। चेन्नई आ रहा है। नाइन्थ, a coil of inductance 5 millihenry and negligible resistance is connected to an oscillator given output voltage इतना, which of the following is correct। ओमेगा कितना है, अच्छा फॉर ओमेगा 100 करंट इज 20। अगर ओमेगा 100 होगा तो रेजिस्टेंस कितना हो, एक्सएल कितना होगा, तो रेजिस्टेंस कितना होगा इंडक्टर का, बोलो। ओमेगा इंटू एल, 100 इंटू 5, 500 इंटू 10 की पावर -3, तब 0.5, 10/0.5 कितना होता है, तो 20, 10/0.5 20 होता है। हाँ तो सही है फिर तो, आगरा सही है। अरे देखो ओमेगा 500 रखोगे, समझ में आ गई करना कैसे। ओमेगा 500 रखोगे तो ओमेगा एल की वैल्यू पता चल जाएगी, ये रेजिस्टेंस होगा, 10 से डिवाइड कर दोगे तो करंट इज दिस। तो आगरा बॉम्बे मैच कर रहा है क्या, चेन्नई भी कर रहा है, सही है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। 10th, a pure inductance of 1 Henry is connected to a cross 110 volt 70 hertz, so then correct option is our reactance of the circuit is। कैसे आएगा रिएक्टेंस सर्किट का, मेगा इंटू एल। मेगा कितना होगा 2 पाई एफ, एल कितना है 1। रिएक्टेंस तो ऐसे आ जाएगा, एक्सएल
वैल्यू ये आ जाएगी 140 पाई आ जाएगी। 140 पाई कितना होता है? जरा करना मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर से कर दो। क्या? अच्छा दे रखा है क्या? पाई कितना यूज कर लें? हाँ सही बात है, 22/7 यूज करने में ये मुनाफा है। 440, ये समझ में आया? एक तो 440 क्या आ गया, रिएक्टेंस आ गया। करंट पूछा है, करंट पूछा है सर्किट में कितना आएगा, ध्यान देना। अच्छा, उन्होंने जो ये 110 दिया है, ये कौन सी वैल्यू है, आरएमएस या पीक? आरएमएस वैल्यू। और इसको तुम आरएमएस को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे, आरएमएस वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो करंट कौन सा आएगा, पीक या आरएमएस? आरएमएस। अगर पीक वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो पीक करंट आएगा, अगर आरएमएस वोल्टेज को करंट रेजिस्टर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आरएमएस करंट आएगा। आरएमएस आरएमएस देगा। तो ध्यान देना, हाँ ये कितना आ गया 440, तो करंट कितना आएगा 110/440, ये तो कट गया, बहुत अच्छा बन गया। 1/4 आएगा करंट, तो ये समझ में। और ये आरएमएस वैल्यू होगी करंट की, कौन सी होगी बताओ, आरएमएस। अगर वोल्टेज आरएमएस तुमने यूज किया है तो रेजिस्टेंस से डिवाइड करने के बाद जो करंट आएगा वो कौन सा होगा, आरएमएस होगा। आज और क्लियर हो जाएंगे ये चीज जब हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप के। तो आंसर कौन सा है इसका, आगरा और बॉम्बे। 11। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी ओमेगा एल इंक्रीजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। 12 इनवर्सली विथ फ्रीक्वेंसी। 13th बोलो, कॉइल ऑफ इंडक्टेंस इतना, ठीक है। पीक करंट निकालना है, ध्यान देना, उन्होंने चिल्ला के बोल दिया पीक करंट। पीक करंट कैसे आएगा, वोल्टेज डिवाइड बाय, पीक वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। अच्छा देखो, पीक रेजिस्टेंस तो कुछ नहीं होता ना, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस होता है। तो वोल्टेज क्या है 10, पीक वोल्टेज कितना है 10, इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। रेजिस्टेंस कैसे निकालो, ओमेगा रिएक्टेंस, बार बार रेजिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, है तो रिएक्टेंस। ये 2 जीरो से ये निपटाया तो 1 जीरो बचेगा, 5/10 यानी 1/2, 1/2 यानी 20 हो जाएगा ये तो। पीक करंट वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस 20 हो रहा है, ये तो डेली आ रहा है। आगरा टेक ये पढ़ लूंगा। कनिष्क सारे गलत लगा रखे हैं, एक दो तो सही लगा देते यार, एक सही है यहाँ तो। हाँ 14th, in an AC circuit instantaneous current is zero when the instantaneous source maximum। क्या आ रहा तुम लोगों का, इंस्टेंटेनियस सोर्स वोल्टेज इज मैक्सिमम। देखो सवाल समझो उन्होंने बोला क्या है। In an AC series circuit, instantaneous current is zero when the instantaneous source voltage is maximum। अच्छा ये साइन का ग्राफ होता है, इतना नोटिस सबने किया होगा, ये साइन थीटा का ग्राफ होता है, ये कॉस थीटा का ग्राफ होता है, सही है। जब
साइन थीटा 0 होता है, कॉस थीटा मैक्सिमम होता है। जब साइन थीटा मैक्सिमम होता है तब कॉस थीटा, ये जल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला है कि जब इंस्टेंटेनियस सोर्स वोल्टेज इज मैक्सिमम, मतलब वोल्टेज जब मैक्सिमम हो तब करंट क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो जीरो बोला है ना करंट। जब वोल्टेज मैक्सिमम हो तो करंट क्या हो, मिनिमम। यानी एक साइन का फंक्शन होना चाहिए तो एक कॉस का होना चाहिए। नहीं जला मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे साइन और कॉस में अंतर क्या है, जब एक मैक्सिमम होता है तो दूसरा क्या होता है, जीरो यानी मिनिमम। नहीं जला मैं क्या बोल रहा हूँ। और जब, तो एक साइन का फंक्शन होना चाहिए था और एक कॉस का फंक्शन होना चाहिए। अगर एक साइन ओमेगा टी है और एक कॉस ओमेगा टी है तो फेज डिफरेंस कितना है, 90 का। कल ही देखा था, साइन ओमेगा टी को इधर बनाते थे, कॉस वालों को किधर बनाते थे, इधर बनाते थे। दोनों में फेज डिफरेंस कितना होता था, 90 का। तो फेज डिफरेंस 90 का कहाँ आ सकता है, बोलो। फेज डिफरेंस 90 का कहाँ आ सकता है, रजिस्टर में आ सकता है क्या। मतलब तुम, रजिस्टर में तो क्या होता है, वोल्टेज एंड, प्योर रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट इन फेज होते हैं। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है, जीरो। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है, 90। प्योरली इंडक्टिव में भी कितना होता है, 90 का। समझ में आ रहा है। बस कोई एक में करंट लीड करता है और एक में कौन लैग करता है, एक में कौन लीड करता है, वोल्टेज लीड करता है एक में। ठीक है तो 90, मतलब इंडक्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है। अभी और क्लियर करते हैं चीजों को, है ना। इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जरा आप ध्यान दें, उन्होंने बोला है करंट इज जीरो व्हेन सोर्स वोल्टेज इज मैक्सिमम। जब सोर्स का वोल्टेज मैक्सिमम होगा तब करंट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर, प्योर रेजिस्टर तो होने से रहा, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर अगर होगा, इंडक्टर को चेक कर लें, इंडक्टर को चेक कर लेते हैं। ये इंडक्टर है, मैंने वोल्टेज लगाया वी नॉट साइन ओमेगा टी। जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा, हाँ, यानी एल डी आई बाई डी टी क्या होगा, मैक्सिमम होगा वी नॉट, तो आई जीरो नहीं होगा। का मतलब इंडक्टर नहीं हो सकता, कैपेसिटर हो सकता है। ध्यान देना, ये वैसे भी समझ में आ रहा है थोड़ा सा। कैपेसिटर का नेचर है कि जब वोल्टेज मैक्सिमम होता है तब कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, पूरा चार्ज हो चुका है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर नहीं हो सकता। यानी उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी नहीं हो सकता। यानी सही आंसर क्या है, कैपेसिटर। हाँ ये जरूरी है, हाँ ये सही है कि दोनों में ही फेज डिफरेंस कितना होता है, 90। लेकिन उन्होंने फेज डिफरेंस 90 अकेला नहीं बोला, उन्होंने बोला जब सोर्स वोल्टेज मैक्सिमम हो तब करंट क्या हो, जीरो हो। वोल्टेज जब मैक्सिमम हो तब करंट क्या हो, जीरो। तो वोल्टेज जब मैक्सिमम होता है तब कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, ओपन की तरह। करंट क्या होता है, ओपन सर्किट। यानी कैपेसिटर वाला आएगा, बी आएगा इसका आंसर। क्या आएगा, बॉम्बे। 15 आ रहा है, 16। 100 वोल्ट आरएमएस दिया है, करंट आरएमएस दिया है। एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स मस्ट बी, पावर एवरेज का फॉर्मूला होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। तो ये तो 1000 हो गया वी आर एम एस और आई आर एम एस का प्रोडक्ट। तो 1000 से तो कम आएगा, 1000 से तो क्या आएगा, कम आएगा। मस्ट भी 1000 गलत है, मे बी 1000 सही है, बॉम्बे सही है। मे बी ग्रेटर देन 1000 गलत है, मे बी लेस देन 1000 सही है। बॉम्बे दिल्ली आ रहा है इसका। आगे क्या, 17 करेक्ट आंसर है इसका। 17/3 कितना होता है, 25। चेन्नई है इसका। आज आ जाएगा, आज आ जाएगा। अब छोड़ दो, ये दोनों एक ही सर्किट के क्वेश्चन है, आज आ जाएगा। जरा कल जो हमने पढ़ा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ये लो।
चलो अब ध्यान देना। देखो कल हमने जो पढ़ा, तीन प्रकार के सर्किट पढ़े, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, मतलब सिर्फ कैपेसिटर होगा, प्योरली इंडक्टिव, ये तीन सर्किट पढ़े। जरा एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ तो जरा देख लें। जैसे सर्किट वन पढ़ा था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, एक रजिस्टर ले लो 2 ओम का, एक बस, अब सही है। तो ध्यान दो, रजिस्टर ले लिया 2 ओम, रजिस्टर ले लिया 2 ओम और एक वोल्टेज लगा दिया, ज्यादा बैटरी डलवा दी, अब नहीं आ रही होगी, आ रही है अभी आवाज तो सही आ रही है। ध्यान दो, तो वोल्टेज लगा दिया कितना, 4 साइन ओमेगा टी मान लो। तो कोई पूछे, सुनते जाओ बस, लिखो मत, ऐसे रिवीजन क्या होता। पीक वोल्टेज कितना है 4, आरएमएस वोल्टेज कितना है इस पे, पूरा का पूरा वोल्टेज इसी पे ही तो है, आरएमएस वोल्टेज कितना है इस पे 4/√2 यानी 2√2। करंट कोई पूछे किसी भी समय निकालना है तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना 2, कितना हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी। क्या फेज में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, ये भी क्या है फेज में रहेगा। करंट की आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू 2, करंट की आरएमएस वैल्यू 2/√2। अगर यहाँ मीटर लगाता तो क्या रीड करता, आरएमएस वैल्यू कितनी है 2/√2 यानी √2 का चल रहा है। पावर फैक्टर कितना होता बोलो, cos 1 होता ना, cos 0 कितना होता है 1 फेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपल सा सर्किट है। लेकिन अगर सर्किट नंबर 2 होता, यानी मैंने कैपेसिटर ले लिया और तुमने ये बैटरी लगा दी 4 साइन ओमेगा टी, मान लो कुछ, और मान लो इसका XC की वैल्यू 4 ओम है। अब ध्यान देना, मैंने किस चीज की वैल्यू दे रखी है तुम्हें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू दे रखी है, यानी 1/ओमेगा C की वैल्यू ही दे दी मैंने तुम्हें निकालने की जरूरत, ओमेगा देते और C देते तो हम वो भी निकाल लेते, लेकिन जैसे मैंने डायरेक्ट दे दिया ये, तो सिंपल सी बात है, ये सब चीजें तो हमें पता है। करंट कितना आएगा इस बार सर्किट में, करंट कितना आएगा, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 4/2 साइन ओमेगा टी। बस दिक्कत ये है कि यहाँ चेंज हो जाएगा, कैपेसिटर में करंट क्या करता है, लीड करता है, CC कैपेसिटर में करंट क्या करता है, लीड करता है, प्लस 5/2 क्या दिक्कत तो नहीं। तो करंट का एक्सप्रेशन ये आता, काटो कितना 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, सही है। तो आरएमएस वैल्यू करंट की कितनी आती √2, यानी फिर से सेम ही आती। फेज डिफरेंस कितना होता 90 का, करंट क्या कर रहा होता, लीड कर रहा होता। पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होती 0। एनर्जी कितनी मिलती इसको ओवरऑल, कुछ भी नहीं मिलती हो, उतने ही इंटरवल में ये क्या कर देता, वापस कर देता, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही इंडक्टर होता, सेम ले रहा हूँ सबका रेजिस्टेंस ताकि समझ में आ जाए। एक्सएल अगर 2 ओम ले लिया तुमने, बैटरी लगा दी, फिर 9 ओमेगा, करंट कितना आ जाएगा 4/2 2 साइन ओमेगा टी। बस कैपेसिटर में, इंडक्टर में करंट लीड नहीं करता, कौन लीड करता है, वोल्टेज। वोल्टेज अगर ऐसा है तो करंट लैग करेगा, अगर वोल्टेज लीड करेगा तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा। जैसे लैग करेगा 90। प्योरली कैपेसिटिव है, प्योरली इंडक्टिव है, तो 90 डिग्री का ही आएगा जो भी आएगा।
अच्छा, बाकी सब चीजें तो सबको पता है, सेम टू सेम, कोई ऐसी खास दिक्कत। अब चलते हैं जरा आगे। जैसे मैंने दे दिया, अब मैंने ऐसा दे दिया, ध्यान देना सब लोग। एग्जाम्पल, एक रजिस्टर है, रेजिस्टेंस कितना है 4, एक्सेल दे दिया, सर्किट बना दिया, मैंने वो वोल्टेज लगा दिया, साइन। अच्छा, पहली बात, आपको दिख रहा है ये डायग्राम, ध्यान दो। अरे बहुत टाइम से किताबों में बोलने के बाद ही समझ में, क्या मैं इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर सकता हूँ? बोलो, क्या तुम्हारा मन के लिए रेडी है इनको 4 into 2 ऐसा कर दूं? नहीं, पता चल रहा है, एक तो एक रेजिस्टेंस है और कहने का दूसरे का तो नाम भी अलग है, क्या नाम है? रिएक्टेंस। एक ये 4 है और ये 2J है। यार ऐसे कंबाइंड करना सही बात नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा कर सकते हैं, इसके अक्रॉस पूरा कितना है? 4 sin ओमेगा टी, ये भी कितना है? 4 sin ओमेगा। तो इसको इंडिविजुअल सर्किट मान के सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इस पे करंट मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, I1। वोल्टेज कितना है? इतना, 4 sin ओमेगा टी बाय रेजिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा? 2 sin ओमेगा टी। बस इंडक्टर है तो करंट क्या करेगा? लैग करेगा। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, इंडक्टर में करंट लैग करता है। पर ध्यान देना, पर ना लैग करेगा ना लीड करेगा। I2 आ जाएगा 4/4 1 sin ओमेगा। अच्छा, एक एमीटर में यहाँ लगाता है A1, एक एमीटर में यहाँ लगाता है A2, एक एमीटर में यहाँ लगाता है A3। सब लोग ध्यान से देखें, A1 क्या रीड करता है? रीडिंग ऑफ A1 बोलो। 1/√2 की 1/√2, ये पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू को तुमने रेजिस्टेंस से डिवाइड किया तो करंट जो आया है वो कौन सी आई है वैल्यू? सॉरी, आरएमएस निकालनी पड़ेगी ना तुम्हें। ऐसे भी दिख रहा है 1/√2 आएगा। A2 कितना हो जाएगा? रीडिंग ऑफ A2 2/√2 कितना हो गया? सही है। रीडिंग ऑफ A3, अब आएगा मजा की। दोनों की रीडिंग जोड़ दोगे क्या, या फिर ये 2 और 1 जोड़ के 3 लिख दोगे? एडिशन क्या करोगे? लेकिन ये गारंटी है, ये I1 है, ये I1 है, ये I2 है, I3 क्या लिख सकते हो? ACL तो ट्रू है ना भाई। I3 किसके बराबर हो जाएगा? I1 प्लस। वैसे सही बात बताऊं तो इसमें ये एरो वैरो जो मैं बना रहा हूं ना, इसका कोई सेंस नहीं है। पता नहीं क्यों तुम लोग समझ नहीं आया। एरो का क्या सेंस है इसमें? कौन सा हाई पोटेंशियल, कौन सा लो पोटेंशियल, कुछ नहीं है, सब डायरेक्शन बदल रहे हैं। एरो एरो का कोई मतलब नहीं। एरो तो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को अच्छा लगे। तुम लोग को पहले से दिमाग में सेट रहता है ना, I1 I2 जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा? I3 बन जाएगा। एरो का क्या मतलब है? पहले वोल्टेज इस पे 4 था, थोड़ी देर बाद -4 हो जाएगा, फिर 4, फिर -4। नहीं चल रहा मैं क्या बोलूँ? एरो वेरो का कोई सेंस नहीं। फिर भी I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, मतलब इन दोनों को जोड़ना है मुझे। जोड़ दूं साइन ओमेगा टी को और 2 sin ओमेगा टी -5। या तो मैथमेटिक्स से जोड़ो, लेकिन जोड़ने का मेरे पास दूसरा तरीका है। क्या तरीका है? फेजर। जोड़ दो जरा। साइन ओमेगा टी किधर आएगा? तो ये मतलब 1 होगा इधर। ये कहाँ आएगा? 2 कहाँ आएगा? आएगा। रिजल्टेंट कहाँ आएगा और कितना आएगा? 5। ये एंगल कितना होगा? कुछ मान लो 3। सही है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद रिजल्टेंट कितना बना? √5 साइन ओमेगा टी माइनस। सही है, देख लो। इन दोनों को जोड़ने के बाद I3 मेरा बना √5 साइन ओमेगा टी माइनस, क्या कितना है? टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 2।
क्या की वैल्यू कितनी लिखी? tan इनवर्स 2। अच्छा अब रीडिंग बताना जरा, A3 की कितनी रीडिंग आएगी A3 की? बोलो। भाई ये सही है। डायरेक्टली मत जोड़ देना कभी भी चीज। देखो हटा दूं? हाँ क्या? हटा रहा हूँ। हो गया इतना के लिए। रिएक्टेंस दिया 20 मिली हेनरी, 5 ओम। 20 30 फाइंड फर्स्ट IER। IT मतलब आई एट एनी टाइम यानी इंस्टेंटेनियस करंट। ITL। आई नेट पावर फैक्टर पावर एवरेज गिवन A2 रीडिंग ऑफ A1 एक और
चलो हो जाओ शुरू। ध्यान दें क्लास में, और यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करें। ये ना सोचें कि बाकी चैप्टर्स की तरह घर जाएंगे। ये यहाँ नहीं सीख पाया तो मैं बता रहा हूँ कहीं नहीं सीख पाओगे ना, कहीं भी सीखना है यहीं सीख। अभी अभी ट्राई करो, जो भी गलत आ रहे हैं आने दो, बस ट्राई करो। और क्या लग रहा है? 100 लगता है क्या? 100 नहीं कर रहा मैं, उसको 200 अच्छा बना रहा हूँ। मैंने नहीं बनाए क्वेश्चन, ये पहले के क्वेश्चन।
क्या हुआ? आ गया क्या? आया। देखा करंट थ्रू रजिस्टर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है करंट थ्रू रजिस्टर? 4 sin 200 आ जाएगा वो तो सिंपली। लेटे जाओगे? ललित। मर रहे हैं भाई। क्या रहती? अरे अरे पढ़ाई शुरू हो गई। एक, एक दो तीन। कर ही नहीं सकता। लव यू। क्या है ये, कोई सीट है? से जाना पड़ता है क्या यहाँ? एडू कूल। हाँ। सवाल तो लिख लेते। नागेंद्र। वाह, ऐसी रैंक अच्छी चल रही तुम्हारी। शांत हो जाओ। हाँ, बना रही है। एक बार वन आई है तुम्हारी। लियो गए भाई। एडवांस वाले में। तुम्हारे तुम, अरे शांत हो जाओ करो। ए, ए, बहुत नोट्स कंप्लीट कर रहे थे। आओ का मैथ्स के। देखो। अरे वो उसने तो पूरा सॉल्व भी कर दिया रफ्तार में। कहाँ से आया? चला। 5। 4,004। चीटिंग।
दिख रहा है यहाँ से? वो दिख रहा है? बैठे किसके? वो फर्स्ट कैसे नहीं आया? फोर्थ आया वो। उनसे? फोन लगा के आंसर पूछ रहे हैं गूगल यार। हाँ भाई, एमबीबीएस। चलो शांत हो जाओ, करो। आग लोग हो यार। वो सारे गूगल कर लिए? कोई रहता नहीं क्या, इन्विजिलेटर नहीं रहता क्या कोई? एक क्लास में कितने इन्विजिलेटर रहते? चलो करो। हो गए? ठीक करो। तो उसे सब सब सही सही समझ में आ जाएगा। चलो ध्यान दो, पहला वाला देखो। पहले पहला वाला देखो सब लोग। इधर ध्यान दो। पहला वाला देखो। ये इसका रिएक्टेंस कितना है? एक्सएल। मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना लेंगे अगर लेंगे तो? ओमेगा एल। 20 × 10⁻³ एल, ये हो गया। ओमेगा 200 हो गया। कितना हो गया ये? 4000, यानी 4 ओम हो गया। सही है। ये 5 ओम और ये भी कितना? 4 ओम। अच्छा, रिएक्टेंस भी किसमें मेजर किया जाएगा? ओम में ही। मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों रेजिस्टेंस ही तो एक तरीके, एक 4 ओम, एक 5 ओम। अच्छा, यहाँ करंट डायरेक्टली लिख सकते हो तुम। 20 का ड्रॉप है ना पूरा इस पे, 5 पे। 20/5, 4 sin 200t। कोई दिक्कत नहीं। यहां लिखोगे तो 20 को किससे डिवाइड करोगे? 4 से। 5 sin 200t -90 +90। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, इंडक्टर में करंट लैग करता है। लैग मतलब -π/2। ठीक है। तो करंट थ्रू रजिस्टर एट एनी टाइम लिख दिया। 4 sin। फिर से देखो, एरो का कोई मतलब नहीं है, फालतू बना रखे। बना लो, तुम्हें बनाना। आई नेट कैसे निकालेंगे? आई नेट कैसे निकालेंगे, या फिर आई थ्रू बैटरी कैसे निकालेंगे? इन दोनों को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, तो मैं कैसे जोड़ना पड़ेगा? फेजर के थ्रू। 4 इधर बनेगा, 5 इधर बनेगा, रिजल्टेंट करंट इधर आएगा। 5 और 4 कितना? रूट 25, 16, √41। तो और ये थीटा एंगल हम निकाल ही लेंगे। तो ये आंसर आएगा √41 sin 200t -tan−1 5/4। बढ़िया। आगे तक ये आई नेट भी निकाल लिया हमने। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ध्यान देना, रीडिंग A1 की, ये रहा A1 5/, तो सही है। इसकी 4/, इसकी √41/। दो चीज और, पावर फैक्टर और पावर एवरेज। जरा ध्यान देना सब लोग। पावर फैक्टर और पावर एवरेज। पावर फैक्टर, अच्छा, रीडिंग ऑफ A1 ये अलग से क्यों लिख रखा है ये? पावर फैक्टर और पावर एवरेज, मैंने फिर से बोला। अच्छा, वैसे एवरेज पावर जरा इसकी निकालना, वाले की। जैसे एवरेज पावर देखो, यहाँ पूछा पावर एवरेज, पूरे सर्किट की बात हो रही होगी।
लेकिन अगर पावर एवरेज इंडक्टर पे पूछी जाए तो कितनी आएगी? 0 आएगी। कॉमन सेंस। लेकिन फिर भी अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इंडक्टर पे वी आर एम एस 20/√2, आई आर एम एस 5/√2, एंगल दोनों के बीच में 90, cos 90 0। नहीं जिला मैं, और इसमें एंगल का डिफरेंस कितना है? 90। तो इंडक्टर पे कितनी आ गई पावर एवरेज? 0। नहीं जिला इंडक्टर पे तो आती भी 0 है, पता नहीं क्यों सॉल्व कर रहे हो तुम। तो हो गया तुम लोग, इंडक्टर पे तो वैसे ही 0 आती है, नहीं आती इंडक्टर पे 0। तो पूरी की पूरी पावर कहाँ गई? लॉस कहाँ हुआ? रेजिस्टेंस पे। यानी किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में, इसमें नहीं, किसी भी सर्किट में इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, तीनों है, तो पावर जो भी देखनी है तुम्हें या जो भी लॉस होगा वो कहाँ होगा? रेजिस्टेंस पे। कैपेसिटर तो ले रहा ना दे रहा ओवरऑल, ना इंडक्टर ले रहा ना दे रहा, यानी सीधा सीधा जो पावर एवरेज निकल के आएगी। ध्यान देना, अब इस पे निकालना जरा पावर एवरेज रेजिस्टर पे, पावर एवरेज जरा रजिस्टर पे निकालना। पी आर एम एस कितना है? 20/, आई आर एम एस 4/√2। कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है? रजिस्टर के लिए 1 होती है, या फिर आई आर एम एस का होल स्क्वायर इंटू आर भी कर सकते हो। कितना हो गया ये? 80/2 कितनी आ गई? 40 वॉट। ये यही पावर एवरेज। और हमारा कॉमन सेंस क्या कह रहा है? इस पे पावर आती नहीं, जो भी पावर आती है वो इस पे ही आती है, यानी टोटल सर्किट की पावर भी निकालता मैं तो यही 40 ही आती। निकालेंगे जरा सर्किट की, कैसे निकालेंगे ध्यान देना। पावर एवरेज पी आर एम एस, पी ये लेना है और आई ये लेना पड़ेगा। बैटरी के थ्रू पावर कितनी सप्लाई हुई है कैसे निकालोगे तुम, या फिर पूरे सर्किट की कैसे निकालोगे? वी आर एम एस, आई आर एम एस कितना है? रूट कॉस फाई लिखना है, ध्यान देना। थीटा कितना है इन दोनों के बीच में? ये तो यहाँ ही है, थीटा यही तो है। कॉस थीटा कितना हो जाएगा जरा बताओ इस ट्राइंगल को देख के। ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? √41। 4/√41, 4/41, 41 से √41 कट गया, √2 मिलके 2 निपटा दिया। 1 2 कितना आया? चाहे तुम यहां से निकाल लो वी आई, या फिर सीधे ये समझ लो जो भी पावर गई है वो कहां गई होगी? रजिस्टर पे गई है, एक ही बात है। अच्छा इसमें पावर फैक्टर कितना आएगा? ये तो 40 वॉट आ गई। पावर फैक्टर कितने लोगों को समझ में आ गया? 4/√41 आएगा। देखो वोल्टेज में, बैटरी का वोल्टेज में और बैटरी करंट में कितना डिफरेंस है? कितने का? ये एंगल कितना है? tan इनवर्स 5/4 को क्या लिख सकते हैं? कॉस में लिख दो, कि नहीं जला? बोलो। पावर फैक्टर ऐसे आ गया, देखो वोल्टेज में और ये लिखा है तुम्हारे पास करंट, एंगल का डिफरेंस कितना? ये एंगल का डिफरेंस ये तो है थीटा। जब tan थीटा 5/4 है तो cos थीटा कितना होगा? तो निकाल ही सकते हैं। tan थीटा 5/4 है तो cos थीटा कितना होगा? चलो ट्राइंगल बना लो, tan थीटा 5/4 है, क्या होगा? 4। तो पावर तो कोई लॉस नहीं करा रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? मतलब पावर लॉस नहीं हो रही है इंडक्टर पे, ना ही पावर लॉस हो रही है किस पे? कैपेसिटर पे। एक ये तो ये नई आ गई है, पुरानी ट्यूबलाइट देखी हो किसी ने? उसमें पीछे ऐसा होता था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट बनी हुई है, और यहाँ पीछे ऐसा होता था कुछ, देखा है डब्बा टाइप का? पुरानी ट्यूबलाइट्स में देखा होगा यार तुम, पीछे डब्बा सा होता है। उस डब्बे को खोलना, किसी ने अगर खोला हो तो उसके अंदर कॉइल्स मिलते हैं बहुत सारे। वो कॉइल होते हैं इंडक्टर। क्यों होते हैं इंडक्टर? मैं बताता हूँ आज, आज बताएंगे। क्योंकि वो इंपोर्ट होती थी पहले, पहले के समय में ये ट्यूबलाइट वगैरह ये अपन लोग नहीं बनाते, अपन खा लेते थे, लेके आते थे। उसका क्या बेनिफिट? हाँ जैसे अपने यहाँ 220 वोल्ट आती है, वैसे ही ग्लोबली हर जगह 220, जैसे हमारे घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है ना, ग्लोबली 220 वोल्ट नहीं आती है, बाहर 110 आती है। बाहर कितनी आती है?
110 आती है, लेकिन तुम जो बना रहे हो तुम्हारे घरों में कितनी आ रही है? ध्यान देना, जैसे तुमने एक ट्यूबलाइट ऑर्डर करी, सिंपल सा फंडा है, ट्यूबलाइट मंगाई तुमने, ट्यूबलाइट चाहिए तुम्हें, इंडिया बना नहीं रहा है, इंडिया मंगाएगा, मंगाई, अब वो लोग तो अपने हिसाब से बनाएंगे ना, कि ये बोलेंगे नहीं इंडिया में 220 आती है, हम करेंगे ऐसा मेहनत, उनने तो बना दी ट्यूबलाइट, उनकी ट्यूबलाइट की रेटिंग ऐसी हो गई कुछ 50 वॉट और 110 वोल्ट, तो 110 के लिए बनाएंगे ना, उनके यहाँ 110 आती है सप्लाई, तो 50 वॉट 110 वोल्ट। अब तुम उस ट्यूबलाइट को यहाँ लेके आ गए, तुम्हारे पास आ रही है 220, तो सेकंडों में निपट जाएगी, ने ट्यूबलाइट लगाई निपट गई, फिर एक ऑर्डर की लगाई फिर निपट गई, यही करते रहो, तो चल ही नहीं पाएगी कभी ट्यूबलाइट, हमेशा ही निपट जाएगी वो, क्योंकि उस पर 220 वोल्ट आ रहा है, मैक्सिमम उस पर कितना आ सकता है 110। तो तुम क्या करते हो कि ऐसी कोई इंतजाम चाहिए तुम्हें कि ट्यूबलाइट के बगल में कुछ ऐसा लगा हो कि ट्यूबलाइट पे 110 ही आए, तभी तो ट्यूबलाइट चल पाएगी। कुछ ऐसा प्रबंध करना था ना इंडिया वालों को, कि ट्यूबलाइट में कुछ ऐसा इंतजाम करना था कि 110 ट्यूबलाइट पे आए, बाकी बचा हुआ 110 कहाँ चला जाए, किसी और पे चला जाए। तो लोगों ने सोचा एक काम करते हैं, पहले ये सोचा कि ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के बगल में रजिस्टर लगा देते हैं, जितना रेजिस्टेंस इसका मतलब कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देते तो 110 इस पे आ जाए और 110 बचा हुआ किस पे आ जाए, आ जाए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, हीट लॉस होगा भयंकर, एनर्जी का लॉस होगा कि नहीं होगा, ट्यूबलाइट भयंकर गर्म, उसके आसपास पूरा गर्म माहौल और एनर्जी का लॉस भी, ये जल रहा है कि नहीं जल रहा, पक्का, तो ये तो घाटे का सौदा है। तो लोगों ने बोला चलो एक काम करते हैं, इंडक्टर लगाते हैं। इंडक्टर की खास बात क्या है, ये एनर्जी नहीं लेगा, लेता ही नहीं ना, इस पर तो कोई लॉस ही नहीं होगा, यानी एनर्जी का कोई लॉस नहीं, तुमने लगाया 220 गया इस पे 110, क्योंकि इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, इस पे भी तो ड्रॉप आएगा, वो रेजिस्टेंस हमको चूज करना पड़ेगा कि क्या वैल्यू चूज करें। तो 110 इस पे गया, 110 इस पे गया, लेकिन इस पे 110 जाने के बाद भी इसने कोई एनर्जी नहीं खाई, समझ में, तो हमारा काम बन गया। तो ट्यूबलाइट जो आती थी वहां से तो इतनी ही आती थी, पीछे का डब्बा हम लोग लगाते थे, इसमें इंडक्टर भरे होते हैं, इसमें इंडक्टर होते हैं, 110 इस पे आता है और 110 किस पे आता है, ऐसा नहीं है ये पैरेलल दिख रहा है तो पैरेलल है तो सीरीज ही, 110 इस पे 110 इस पे, किसने कोई एनर्जी नहीं खाई ड्रॉप के बाद भी, मिला मैं क्या बोल रहा हूँ, देखा होगा ऐसा। इंडक्टर बहुत काम की चीज, इंडक्टर क्या कर रहा है, वोल्टेज शेयर कर ले रहा है बिना एनर्जी की खपत के, बिना एनर्जी के लॉस, मतलब तुम्हारा बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा ज्यादा। अरे अब रजिस्टर लगा देते तुम तगड़ा सा, तो गर्म हो रहा है पंखा, गर्म हो रहा है, ट्यूबलाइट फट गई गर्म हो गए, क्या मतलब रहा उस का, समझ में आ रहा है, बाद में देखेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल हो, किसी का पुराना घर बना है क्या, मतलब पुराना मतलब यार, पुराना मतलब पुराना ओल्ड टाइप, जिसमें क्या है, अभी तो देखो रेगुलेटर ऐसे आते हैं छोटे से, ऐसे कर देते हैं, पहले रेगुलेटर बड़ा आता था, चट्ट चट्ट करके घुमा, याद है? हाँ? अरे बड़े रेगुलेटर आते थे, इतना बड़ा होता था, पुराना घर जिसका हो या कभी देखा हो किसी ने, इतना बड़ा रेगुलेटर होता था, उसको घुमाते थे, 2 स्क्रू होते हैं उसमें, खींच लेना, तुम्हें उसमें भी कॉइल दिख जाएंगे, उसमें भी इंडक्टर लगा हुआ है। अब तुम बताना मुझे उसमें इंडक्टर क्यों लगा हुआ है, इंडक्टर का कितना काम है, देखो जो रेगुलेटर होते हैं उसमें भी क्या होता है, इंडक्टर होता है तो इसमें भी, लेकिन उसमें अब इसमें रेगुलेटर को खोल के क्या मिलेगा तुम्हें, इसमें खोलोगे तो एक पतली सी प्लास्टिक सी निकलेगी, लेकिन जो तुम सही वाला रेगुलेटर खोलोगे, पुराना जो मॉडल होता है रेगुलेटर, इतना बड़ा एक डब्बा टाइप का होता है, उसमें बड़ा सा ऐसा लगा रहता है, कंपनीज में भी होता है, बहुत सारी माइनिंग वगैरह कहीं भी चले जाओगे, रिफाइनरी वगैरह, वहां भी ऐसे ही रेगुलेटर टाइप होते हैं। तो ये रेगुलेटर के अंदर क्या होता है, इंडक्टर होता है, तुम बताना उस इंडक्टर का काम क्या है, ये काम समझ में आ गया, इंडक्टर का कितना बेहतरीन काम है, यूएस वालों ने बोला हम दिमाग खराब कर देंगे इंडिया वालों का, एक डब्बा लगा के काम बना लिया, सिंपल, बेचते रहो तुम, करो इम्पोर्ट, क्या दिक्कत है, ये समझ, और एनर्जी भी लॉस नहीं हुई, दोनों काम, एक पंथ दो काज है। होमवर्क फिर से कुछ नहीं है, होमवर्क सिर्फ यही क्वेश्चन करना है, ये है तुम्हारा होमवर्क, पीवाई क्यू करो, वर्क नहीं है मतलब पीवाई क्यू करो।